नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो बेस्ड है राघोपुर नरसंहार सन 2005 पर। घटना है बिहार के वैशाली जिले के रामपुर श्यामचंद गांव की। अब घटना शुरू होती है 31 दिसंबर सन 2005 की मध्य रात्रि। विजेंद्र महतो आयु 50 वर्ष अपने परिवार के साथ अपने घर में सो रहा होता है। विजेंद्र महतो घर में बने कच्चे बरामदे में बाहर सो रहा होता है और उसकी गर्भवती पत्नी बेबी देवी अपने 5 बच्चों के साथ अंदर कच्चे मकान में सो रही होती है। वहीं पास के दूसरे कमरे में विजेंद्र महतो की माता और उसकी सबसे बड़ी पुत्री 12 वर्ष की आयु वाली नीलम सो रहे होते हैं। अब मध्य रात्रि कुछ 10-15 लोग विजेंद्र महतो के परिवार पर हमला करते हैं। हमले के दौरान वो अपने आप को 2 ग्रुप्स में बांट लेते हैं। एक ग्रुप जिसमें 5 से 7 लोग होते हैं, वे कच्चे मकान की घर पर चढ़ते हैं और वहां पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरा ग्रुप जो नीचे होता है, जगत राय, विपत राय और बाकी के लोग, वो विजेंद्र को सोते हुए दबोच लेते हैं। अब विजेंद्र छटपटा रहा होता है लेकिन वो निकल नहीं पाता क्योंकि वो उसको ओवर पावर कर लेते हैं, इतने लोग होते हैं। और उनमें से कुछ लोग एक बोरी का टुकड़ा उसके मुंह में ठूस देते हैं। उसी में से जगत राय और विपत राय बोलते हैं कि ये काफ़ी छटपटा रहा है, इसे एक तख्त से बांध दो। उस पर उसको बांध दिया जाता है और उन्हीं में से जगत या विपत राय में से उसके चारों तरफ पेट्रोल छिड़कना चालू करते हैं। अब जब ये सारी घटना हो रही होती है तो गांव के लोग ये जब सब देखते हैं, क्योंकि बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा होता है और कोई बचाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जगत राय और विपत राय गांव के काफ़ी रसूखदार लोग होते हैं और उनके पास उस वक्त 10-15 लोग और हथियार होते हैं। हथियारों में जैसे देसी बम और बंदूकें होती है, तो उनका कोई सामना नहीं कर पाता। अब होता यह है कि जो छपरे पे यानी जो कच्ची मकान की छत पर जो चढ़े होते हैं लोग, वो वहाँ पर एक जलती हुई माचिस की तीली डाल देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। और इसी दौरान नीचे जो विजेंद्र महतो बंधा होता है, जिसके मुंह में बोरी का कपड़ा ठूसा होता है, उसे भी विपत राय, जगत राय आग के हवाले कर देते हैं। बहुत ही खतरनाक मंजर होता है। लोग जल रहे होते हैं, लोग चिल्ला रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। वहीं अंदर विजेंद्र की गर्भवती पत्नी बेबी देवी 5 बच्चों को बचाने की काफ़ी जद्दोजहद करती है, मदद के लिए गुहार लगाती है, चिल्लाती है अंदर से ताकि कोई उसकी मदद कर सके। अब होता यह है कि इस शोर शराबे को सुनकर पास के कमरे में जो सो रही होती है नीलम, यानी विजेंद्र की सबसे बड़ी पुत्री, वो बाहर आती है और उसे बाहर आते देख विपत राय और जगत राय अपने आदमियों को बोलते हैं कि ये भाग रही है, इसे पकड़ लो और इसे भी आग के हवाले कर दो। तभी उनमें से एक आदमी उस बच्ची के बाल पकड़ता है और उसे बाल से पकड़कर जलती आग में डाल देता है। तो बहुत ही नृशंस और भयावह स्थिति होती है। घर के अंदर 5 बच्चे और एक गर्भवती महिला जिंदा जल रहे होते हैं। घर के बाहर विजेंद्र महतो और उसकी पुत्री जल रहे होते हैं। अब थोड़ी देर बाद धीरे धीरे घर के अंदर काफ़ी काला धुआं और आग की गर्मी के कारण सभी बच्चों की आवाज़ और उसकी पत्नी की आवाज़ शांत हो जाती है। और इसी बीच विजेंद्र महतो किसी तरीके से अपने आप को उस तख्त से छुड़ा लेता है और भागने की कोशिश करता है। उसे भागता देख विपत राय और जगत राय अपने आदमियों को बोलते हैं कि ये भाग रहा है, इसे गोली मारो। तो जगत राय उसमें से गोली चलाता है और वो मिस फायर हो जाता है और विजेंद्र बच जाता है। अब विजेंद्र मदद के लिए गुहार लगाता है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता, तो विजेंद्र वहाँ से भागकर अपने दूसरे भाई यानी उससे छोटा जो भाई होता है उसके घर जाता है। वहाँ जाता है, मध्य रात्रि उसे उठाता है और उसे पूरा जो भी घटना घटी है उसे वो बयां करता है। वो सुनकर उसका भाई भी स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि तब तक जब तक विजेंद्र अपने भाई के घर पहुँचता है तब तक उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सभी कुछ आग की भेंट चढ़ चुका होता है। उसके सारे मवेशी भी मर चुके होते हैं। अब होता ये है कि विजेंद्र का जो भाई है वो किसी तरीके से उसकी शरीर के घावों को ढकने के लिए एक कंबल का इंतजाम करके उसे ढकता है और आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाता है। लेकिन चूंकि सब जने डरे हुए होते हैं, विपत राय और जगत राय काफ़ी रसूखदार होते हैं और उनके उस पास उस वक्त हथियार भी होते हैं और वो धमकी भी देते हैं गाँव वालों को कि कोई भी अगर उनकी मदद करेगा तो उनके परिवार का भी वही हश्र होगा। इसी दौरान विजेंद्र के सबसे छोटे भाई को भी इस दुखद घटना का पता चलता है। वो जैसे तैसे अपना होश संभालता है और नंगे पांव कुछ किलोमीटर दौड़ता है ताकि वो राघोपुर के पुलिस स्टेशन जा सके और वहाँ पर इतला कर सके। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो उसे एज यूजुअल ढुलमुल रवैया मिलता है और पुलिस उसे भगा देती है, क्योंकि वो एक गरीब तबके से आता था इसलिए। अब होता ये है कि जो मंझला भाई होता है विजेंद्र का, वो काफ़ी लोगों से गुहार कर रहा होता है। इसी बीच कोई भला मानुस उसे एक गाड़ी प्रोवाइड कर देता है ताकि वो उसे हॉस्पिटल लेके जा सके। अब होता यह है कि विजेंद्र का छोटा भाई उसे गाड़ी पे लेकर पास ही के हॉस्पिटल जाता है ताकि उसे कुछ मेडिकल सुविधाएं मुहैया करा सके। और उसी तरफ दूसरी जगह जहाँ विजेंद्र का घर होता है, सब कुछ जलकर शांत हो चुका होता है। सुबह के 5 बज चुके होते हैं और विपत राय और जगत राय फिर से अपने आदमियों के साथ ट्रैक्टर में भरकर आते हैं।
अब वो क्यों आते हैं, उसका कारण ये होता है कि वो वहाँ पर जो भी लोग जले हैं, जो भी लोग की डेड बॉडी है या कोई मवेशी है या कोई भी सबूत है, उन सबको पूरी राख को इकट्ठा कर कर गंगा में प्रवाहित करने के लिए आते हैं। अब वो गंगा में प्रवाहित करने के लिए इसलिए आते हैं ताकि सबूत मिटाया जा सके, ताकि कोई पुलिस को सबूत ना मिले कि कितने लोग, कौन लोग मरे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये घटना बहुत जल्दी पटना और पटना से होकर दिल्ली तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि इतना बड़ा नरसंहार हुआ था। अब होता यह है कि जब वो ये सारे सबूत इकट्ठे कर रहे होते हैं तो गांव का एक दूसरा दबंग ब्रजनाथ सिंह, जो विजेंद्र के लिए काफ़ी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, वो वहाँ पे पहुँचता है अपने 10-15 लोगों के साथ और विपत राय और जगत राय को धमकी देता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया है। तो विपत राय, जगत राय उन्हें देखकर वहाँ से भागते हैं और गंगा की तरफ निकल जाते हैं। यानी उनके पास कुछ सबूत होते हैं जो शायद वो गंगा में प्रभावित करने के लिए जाते हैं। अब इसी बीच जब बृजनाथ उस क्राइम सीन को देखता है तो वो और उसके लोग स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि वो इतना भयावह था कि कोई भी नॉर्मल आदमी उसको देखकर स्तब्ध रह जाएगा। अब होता यह है कि ब्रजनाथ सिंह वहाँ से निकलता है और पास ही की जगह से एक लैंडलाइन से लोकल यानी राघोपुर के पुलिस स्टेशन पे फ़ोन करता है और उनको चेतावनी देता है कि आपने ये नरसंहार के बारे में अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया। तो पुलिस हतप्रभ होती है, आती है, लेकिन खबर धीरे धीरे पटना तक पहुंचती है। वहाँ के तत्कालीन सीएम श्री नीतीश कुमार जी तक ये घटना की जानकारी पहुंचती है। तो नीतीश कुमार जी तुरंत प्रभाव से, जो वहाँ का लोकल प्रभारी होते हैं पुलिस स्टेशन के राघोपुर के, निज़ामुद्दीन खान, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करते हैं और उनकी जगह अंजनी कुमार को नया प्रभारी बनाते हैं। अब जब अंजनी कुमार अपनी नई टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं और उस मंजर को देखते हैं, क्राइम सीन को, स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि वो क्राइम सीन बहुत ही भयावह होता है। अब वो हाथों हाथ क्राइम सीन को अपने कंट्रोल में लेते हैं और फॉरेंसिक टीम को इतला करते हैं ताकि वो वहाँ आ सके और जो भी सबूत है वहाँ पे उन्हें इकट्ठा करके, फोटोग्राफी करके फाइल बनाना शुरू करें। अब ये होता है कि इसी बीच जो विजेंद्र महतो होता है, विजेंद्र महतो को लोकल हॉस्पिटल से मेडिकल हेल्प मिलती है। उसके बाद उसे पटना के एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और कुछ दिनों बाद वो बोलने की स्थिति में आता है और पुलिस में अंजनी कुमार को एक खबर दी जाती है कि अब वो बोलने और बयान देने की क्षमता में आ चुका है, तो आप आकर उसका बयान लीजिए। अब शुरू होती है रियल स्टोरी कि ये घटना हुई क्यों थी। अब जब पुलिस यानी अंजनी कुमार और उनकी टीम विजेंद्र महतो के पास पहुंचती है तो वो पूरी तरीके से घायल अवस्था में पट्टियों में लिपटा हुआ होता है। क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक थी तो वो धीरे धीरे अपना बयान देता है पुलिस को और एक एक करके सभी 15-16 लोग या जो भी घटनास्थल पर जो क्राइम में इन्वॉल्व थे लोग, उनके बारे में एक एक करके सभी के नाम दे देता है। अब जब पुलिस को ये पता लग जाता है कि घटना के अंदर कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये क्राइम किया है, उसके बाद पुलिस का अगला सवाल होता है कि ये क्राइम आखिर हुआ क्यों, ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उन्होंने उसके पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। अब बात शुरू होती है 6 महीने पहले। घटना क्यों हुई, उसके पीछे का मेन कारण क्या था। तो विजेंद्र महतो थाना प्रभारी अंजनी कुमार को बताता है कि 6 महीने पहले उसकी एक भैंस चोरी हो गई थी। अब वो भैंस जो चोरी हो जाती है उसको विजेंद्र महतो काफ़ी ढूंढता है गांव में और आसपास के एरिया में भी ढूंढता है, बट वो उसको मिलती नहीं है। तो थोड़े दिन बाद उसको उसके गांव का एक आदमी उसे खबर देता है कि उसकी जो भैंस है वो पास ही के गांव में देखी गई है। तो विजेंद्र महतो पास के गांव जाता है, उस आदमी से मिलता है जिसके पास उसकी भैंस होती है और उससे बातचीत करता है। तो बातचीत में उसे वो आदमी बताता है कि ये भैंस तो उसे वजीर राय ने बेची है। तो जो विजेंद्र महतो होता है वो पुलिस स्टेशन में वजीर राय के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर देता है और पुलिस वजीर राय को उठा के ले जाती है। और जब वजीर राय को 3rd डिग्री दी जाती है तो वो जगत राय का नाम बताता है कि ये भैंस उससे जगत राय ने चोरी करने के लिए बोली थी और उसे आगे बेचने के लिए भी उसी ने ही कहा था। अब पुलिस जगत राय और वजीर राय को पकड़ती है, कोर्ट में केस होता है और उनको 3 महीने की जेल हो जाती है। अब क्या होता है कि 3 महीने बाद जब जगत राय बाहर आता है तो अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँचता है विजेंद्र महतो के घर और उसे धमकी देता है कि ये केस वापस ले लो, अन्यथा हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जिंदा जला देंगे। तो जो विजेंद्र महतो होता है उसे लगता है शायद ये सिर्फ एक धमकी है और वो उसे चेतावनी के रूप में नहीं लेता। तो विजेंद्र महतो उस बात को छोड़ देता है और उसके बाद कुछ टाइम बाद यानी वो 6 महीने बाद जगत राय, विपत राय, बच्चा बाबू अपनी गैंग के साथ उसके घर पर हमला करते हैं और फिर वो पूरी रात की जो घटना होती है 31 दिसंबर 2005 की, वो घटना पूरी उसी का एक प्रीक्वल होता है। यानी उस घटना से पहले का ये पूरा जो केस था ये वो था। अब होता ये है इस केस के अंदर कि एक छोटी सी बात थी भैंस चोरी की जिसने इतना बड़ा रूप ले लिया था। ये राघोपुर पुलिस स्टेशन का पहला केस था सन 2006 का और ये केस इतना भयावह था कि इसने
दिल्ली तक को हिला दिया था। अब होता यह है कि विजेंदर के बयान से केस दर्ज होता है जिसमें हत्या, साजिश और इलीगल आर्म्स की धाराएं जोड़ी जाती है। और जब ये केस चलता है, कोर्ट में इसकी पेशी होती है, तो उसी दौरान विजेंदर की डेथ हो जाती है। और जब पुलिस को फटकार मिलती है कोर्ट के थ्रू, तब जाकर दिसंबर 2006 में दिल्ली से जगत राय और विपत राय को पकड़ा जाता है। सेशन कोर्ट में उनकी पेशी होती है और ये सेशन कोर्ट में करीब 3 साल ये केस चलता है और विपत राय, जगत राय और बच्चू बाबू को फांसी की सज़ा दी जाती है। अब ये केस जाता है पटना हाई कोर्ट में। सन 2010 में पटना हाई कोर्ट भी सेशन कोर्ट के जो डिसीजन होता है फांसी का, उस पर मोहर लगा देता है। देन फाइनली ये जाता है सुप्रीम कोर्ट में। 2013 में सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फाइनली मोहर लगा देता है कि विपत राय, जगत राय और बच्चू बाबू को फांसी की सज़ा होगी। लेकिन जो ये क्राइम था ये काफ़ी दर्दनाक और रेयरेस्ट ऑफ रेयर था, इसलिए राष्ट्रपति जी ने भी इनकी सज़ा माफ़ नहीं की और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था यानी फांसी का डिसीजन वो बरकरार रखा। अब वापस जो फाइल होती है इनकी, वो जाती है इनके राघवपुर सेशन कोर्ट, जहाँ से इनका डेथ वारंट निकलता है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि मर्सी पिटीशन भी इनकी रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन आज तक इनको फांसी नहीं हुई। अब क्यों फांसी नहीं हुई, उसका एक बहुत टेक्निकल रीज़न है। उसका टेक्निकल रीज़न ये होता है कि राघवपुर सेशन कोर्ट में जब इनका डेथ वारंट निकलता है तो उसमें डेथ का टाइमिंग और डेथ की प्लेस वो डिसाइड नहीं हुई होती है। तो जब ये वापस हाई कोर्ट जाता है, ये इस हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और टेक्निकल रीजंस यानी ये 2 टेक्निकल रीजंस यानी प्लेस ऑफ डेथ एंड टाइम ऑफ डेथ ये मेंशन नहीं होता है। इस कारण से हाई कोर्ट उस पर रोक लगा देता है कि इन्हें फांसी नहीं दी जा सकती। अब आप देखिए, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति ने भी इसे मौत की सज़ा दे दी है, लेकिन फिर भी इन्हें मौत की सज़ा नहीं हुई है अभी तक। तो इस तरीके से ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही दर्दनाक केस था, जिसमें मर्सी पिटीशन भी इनकी फेल हो चुकी है, तो भी इन्हें अभी तक फांसी नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थी राघवपुर नरसंहार सन 2005 की पूरी कहानी, और मैं अब आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद।